लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्रिप्स मिशन आता है ना। और क्रिप्स मिशन जो है वो कहता कि भारतीयों के लिए हम एक अलग संविधान देंगे, है ना। ठीक है। और इसके अलावा औपनिवेशिक स्वराज की बात वो करते हैं। तो क्रिप्स मिशन फेल रहता है। क्रिप्स मिशन यहाँ पर फेल रहा। क्रिप्स मिशन के बाद यहाँ पर विवेल प्लान आता है। क्यों? क्योंकि अब जो है वायसराय वो बन गया है कौन? लॉर्ड विवेल। अब विवेल अपना प्लान लेके आता है, विवेल योजना इसे कहते हैं, है ना। ठीक है। और इसी विवेल योजना के तहत, है ना, आपका शिमला सम्मेलन होता है। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन भी असफल रहता है। मुस्लिम लीग, क्योंकि कांग्रेस जो है अबुल कलाम आजाद जो होते हैं उनको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है, और मुस्लिम लीगों से क्या कहती है, मुस्लिम लीग चाहती है कि मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि तय करने का अधिकार किसके पास हो? मुस्लिम लीग के पास हो, है ना। और कांग्रेस अखंड भारत की मांग कर रही थी, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रहा था, असफल रहा। होता क्या है इसी बीच, इसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ से समाप्त हो जाता है। ठीक है। क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ से समाप्त हो गया। अब जब समाप्त हुआ तो जो मित्र राष्ट्र थे, है ना, अमेरिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इन सब ने किस पर दबाव बनाना चालू कर दिया? अंग्रेजों पर दबाव बनाना चालू कर दिया भारत की स्वतंत्रता के लिए। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर चुनाव होते हैं, है ना। और चुनाव के बाद क्या होता है? सत्ता किसके हाथ से चली जाती है? चर्चिल। ठीक है। तो चर्चिल जो है उनके हाथ से सत्ता चली जाती है। यहाँ पर बनती है लेबर पार्टी की सरकार। लेबर पार्टी जो थी एक उदारवादी पार्टी थी, और इसके क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लेमेंट एटली। और ये संसद में कहते हैं कि भारतीयों को क्या है? स्वतंत्र होने का हक है। ब्रिटेन की संसद में क्लेमेंट एटली कहते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का हक है। और इसके बाद ये एक मिशन भेजते हैं अपने कैबिनेट मंत्रियों की, और चूंकि कैबिनेट मंत्री इस जो समिति होती है ना, उसमें शामिल होते हैं, तो इस मिशन को क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन कहते हैं इसको। तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो होता है वो होता है पैंथिक लॉरेंस। क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है। कौन है? पैंथिक लॉरेंस। ठीक है। कब आता है ये? देखो 1946 में आ गई है, 1946 में, है ना। कब? अब 14 मार्च की घोषणा किए थे, है ना। ये मिशन जो है 24 मार्च को दिल्ली पहुंच जाता है, 10 दिनों के अंदर। 24 मार्च को कहाँ पहुंचा ये मिशन? दिल्ली पहुंचा। अच्छा, इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, वही क्रिप्स मिशन वाला, है ना। और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये थे। ये नौसेना मंत्री हुआ करता था एवी अलेक्जेंडर, है ना। और पैंथिक लॉरेंस कौन था? भारत सचिव था। क्रिप्स कौन था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, है ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो यह कैबिनेट मिशन जो है ये पहुंचता है भारत, है ना। और 16 मई को इसने घोषणा कर दी, है ना, कि भारत में क्या बनेगी? एक अंतरिम सरकार बनेगी। अंतरिम सरकार बनेगी, है ना। भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या बना दिया जाए? एक तत्कालीन अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए। और यह अंतरिम सरकार, है ना,
गठन करने के पश्चात संविधान सभा का गठन होगा, संविधान निर्माण हेतु एक इसने योजना प्रस्तुत की। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह थी इस कैबिनेट मिशन की, तो इसने ना इंडिया का पार्टीशन का नहीं होने दी, इंडिया के पार्टीशन का विरोध किया इसने, यानी उस अपनी बात में ये चीज रखी ही नहीं कि भारत या द्विराष्ट्र जो सिद्धांत जिसको हम कहते हैं उसकी बात रखी ही नहीं किसने, इस कैबिनेट मिशन में, है ना। ठीक है, तो अंतरिम सरकार और दूसरा जो है वो है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, अब संविधान सभा का गठन जो होगा उसने बोला कि 10 लाख, है ना, कितना, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, इस हिसाब से होगा, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। किसने कहा, आपके जो कैबिनेट मिशन है उसने कहा। ठीक है, और यह जो था ये अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होगा, है ना, इसमें थोड़ा डीप जा रहे हैं अपन, क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछेगा। तो ये जो प्रांतीय विधान सभा या विधान परिषद जो है ना, प्रांतीय विधान परिषद है जो, है ना, ठीक है, तो वो इनको चुन के भेजेंगे, प्रांतीय विधान सभाएं, है ना। तो प्रांतीय विधानसभा प्लस देशी रियासतें, देशी रियासतें क्या करेंगी, चुन के भेजेंगी अपने में से, है ना, एक प्रतिनिधि, है ना, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। याद रखना ये वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित नहीं था, है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा था, ना कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, याद रखना यह बहुदलीय नहीं था। क्या चीजें नहीं थी इस संविधान सभा में, तो 2 चीजें नहीं थी, एक तो वयस्क मताधिकार जैसी कोई चीज नहीं बात की गई थी इसमें, दूसरा बहुदलीय प्रणाली भी नहीं थी इसमें। ठीक है, क्या नहीं था, बहुदलीय प्रणाली नहीं थी, याद रखना। ठीक है, क्लियर। जी सर। अब चलो यहां तक समझ में आया कि कैबिनेट मिशन आया, इसने अंतरिम सरकार की बात की, संविधान सभा के गठन की बात की, है ना। और ये भी इसमें चीज थी कि ये जो जनसंख्या 10 लाख प्रतिनिधि चुने जाएंगे ना, इसमें रिजर्वेशन भी होगा, यानी सभी वर्गों को क्या मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा, है ना। ठीक है, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो और सामान्य समुदाय हो, यानी बेसिकली ये 3 भाग में बांटा गया था संविधान सभा में रिजर्वेशन को। एक तो होगा सामान्य, दूसरा होगा मुस्लिम, और तीसरे होंगे आपके सिख। ये तो सामान्य में सभी आ जाएंगे, मुस्लिम और सिख होंगे। सिख केवल पंजाब में था ना समुदायों के लिए, सिख समुदाय जो था केवल पंजाब में रिजर्वेशन थे। ठीक, और देशी रियासतें जो हैं वो क्या करेंगी, अपनी ओर से पास विचार विमर्श करके अपना क्या भेजेंगी, प्रतिनिधि भेजेंगी। अब यह संविधान सभा यहां से गठित होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हम सीधे पढ़ने वाले हैं, है ना, संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैसे होगा, लेकिन मैं उस संविधान सभा का गठन का जो विकास है उसको अलग से मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, हम इसके बाद कैबिनेट मिशन के बाद डायरेक्ट चलते हैं, है ना। अब देखो, इसके बाद में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। अंतरिम सरकार को मैं यहीं पर बता रहा हूं, संविधान सभा गठन को अलग से पढ़ेंगे। अब देखो,
अंतरिम सरकार बनती है, अंतरिम सरकार। अब अंतरिम जो सरकार बनती है ना, अब यहाँ पर क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव में शुरू में मुस्लिम लीग, अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था बिना चुनाव के, है ना, ये अंतरिम सरकार बनती है, बिना चुनाव के बनी थी। मुस्लिम लीग इसमें शुरू में शामिल नहीं हुई थी, बाद में शामिल हुई थी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन था, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन था, शिक्षा मंत्री कौन था, है ना, उद्योग मंत्री कौन था, रेल मंत्री कौन था, है ना, गृह मंत्री कौन था। ठीक है, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो 24 अगस्त 1946 को मार्च में देखो क्या हुआ है, कैबिनेट मिशन आया और 24 मार्च को उसकी घोषणा कर दी, है ना। ठीक एक महीने बाद 24 अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, एक महीने नहीं, है ना, 3 महीने बाद आपका 1946 में ही अंतरिम सरकार की घोषणा की जाती है ना। क्लियर है। अब देखो अंतरिम सरकार का गठन होता है ना। अब शुरू में तो इन लोग बाहर रहते हैं मुस्लिम लीग, बाद में इसके बाद ये फिर से शामिल होते हैं। अब देखो इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो वायसराय होगा। अब वायसराय कौन था उस समय, लॉर्ड वेवेल था, तो वेवेल इसका अध्यक्ष था। उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन होगा, तो उपाध्यक्ष जो है ना, वो थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हो गया, जवाहरलाल नेहरू क्या है, आपके उपाध्यक्ष हैं इसके। इसके अलावा विदेशी मामले राष्ट्रमंडल समिति, इसके भी अध्यक्ष हैं। गृह मंत्री कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो पटेल, है ना, सरदार पटेल आपके गृह मंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री कौन होते हैं, जॉन मथाई, पूछा जाता है, जॉन मथाई। ठीक है, रेल मिनिस्ट्री जो है वो रहती है अरुणा आसफ अली के पास, अरुणा आसफ अली। ठीक है, रेल मिनिस्ट्री किसके पास जाती है, अरुणा आसफ अली के पास। ठीक है, इसके बाद आपका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मैंने पहले ही बताया कि कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम जो गठित किया गया था उसका, है ना। ठीक, शिक्षा मंत्री कौन थे ये पूछता है आपको, तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ये क्या थे आपके, शिक्षा मंत्री थे। एक रक्षा मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले, सरदेव बलदार, सॉरी स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, ये क्या है आपकी रक्षा मंत्री। ठीक है, यहां तक समझ में आए। राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो खाद्य व कृषि मंत्री थे, खाद्य कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और कारखान तथा बंदरगाह मंत्री बनते सीसी भाभा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, अंतरिम सरकार का गठन हो गया। ठीक है, ठीक, अच्छा, इसमें मुस्लिम लीग से जो महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लियाकत अली। लियाकत अली जो है ये वित्त मंत्री बनते हैं, याद, ये क्वेश्चन पूछता है। वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली, और ये किसमें से आते थे, मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, हो गया।
इतना ही मेन जो है क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा। ठीक है, आप देखो अंतरिम सरकार का गठन हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि मुस्लिम लीग जो था, है ना, वो अब इसके बाद क्या होता है, चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। किसके लिए? संविधान सभा के गठन के लिए। उसमें ना मुस्लिम लीग को केवल केवल और केवल कितनी सीटें मिलती हैं? 73 सीटें मिलती हैं। अब मुस्लिम लीग को जब पता चलता है कि संविधान सभा में हमारा वर्चस्व नहीं है, केवल 73 सीटें मिल रही हैं, है ना, ठीक है, तो उसके बाद वो द्विराष्ट्र सिद्धांत पर अड़ जाते हैं। इसके मैंने बताया अब अंतरिम सरकार के बाद, अब देखो अंतरिम सरकार का ये गठन हो गया भारत में। संविधान सभा का जो चुनाव होता है उसमें जो 79 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती है। मुस्लिम लीग जान जाती है कि इसमें हमारा कुछ होना जाना नहीं है ना। अब 9 दिसंबर को जब पहली बैठक होती है संविधान सभा की, तो मुस्लिम लीग उसमें जाने से इनकार कर देती है ना, मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं होती है। और उसके बाद उन लोग डायरेक्ट एक्शन डे प्लान करते हैं। डायरेक्ट एक्शन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब किया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। और इसके बाद देश भर में हिंसा भड़क उठती है और देश भर में दंगे होते हैं, है ना, डायरेक्ट एक्शन डे के कारण। और उसके बाद फिर हमको पता ही है ना, कि वापस से क्लेमेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है उसमें घोषणा करते हैं कि 30 जून से पहले हम भारत को क्या कर देंगे, 30 जून 1948 से पहले हम भारत को सत्ता सौंप देंगे। अब वो घबराहट में थे, है ना। अब होता क्या है, इसके बाद विवेल के बाद ये सब हो रहा है भारत में, है ना, गांधी आमरण अनशन पर चले जाते हैं। और इसके बाद माउंटबेटन जो है, माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन को क्या बनाया जाता है ना, माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना के भेजा जाता है ना। इसके बाद कौन आएंगे? माउंटबेटन आएंगे और माउंटबेटन प्लान लेके आते हैं। इस माउंटबेटन प्लान को भारतीयों ने क्या 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 कहकर संबोधित किया? माउंटबेटन नहीं, मन बाटन योजना बोली, या बाल्कनाइजेशन प्लान बोला, बाल्कन योजना बोली। बाल्कन होता क्या पता है? बाल्कन, देखो यूरोप में ना कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेविया उस साइड, ये सब देखो, तो यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश हैं। बाल्कनाइजेशन कहने का अर्थ है जब देश छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाए या छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं बाल्कनाइजेशन, है ना। यूरोप में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, बाल्कन कंट्रीज, है ना। तो माउंटबेटन लेके आते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत लेके आते हैं। इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो है ना, इसमें भारत के विभाजन की योजना थी और इसको कांग्रेस के समक्ष रखा जाता है। पहले तो सहमत नहीं थे, है ना, लेकिन उसके बाद में, है ना, विवशता इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। गांधी जी ने भी एक्सेप्ट किया और इसके अलावा आपके सरदार पटेल, नेहरू जी ने भी एक्सेप्ट किया। और इस प्रस्ताव पर वोटिंग होती है ना, वोटिंग होती है। तो 2-3 लोगों को छोड़कर, जैसे डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना, और मौलाना हफीजुर रहमान, तो इनको छोड़कर सभी इसका समर्थन करते हैं। क्योंकि भारत, अगर इसमें बाद में कहते भी हैं सरदार पटेल कि अगर हमने पाकिस्तान द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन नहीं किया होता तो भारत के अंदर ही, है ना, हम बहुत सारे देश और देखने को मिलते, बहुत सारे और छोटे छोटे देश हमको देखने को मिलते, है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है माउंटबेटन प्लान में, है ना, रहता कि भाई ये तो क्या देसी रियासतें चाहे तो अलग रह सकती है, चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल सकती है ना। उनको आजादी थी कि भारत या पाकिस्तान में मिल जाए। जहां पर दिक्कतें थी वहां पर जनमत संग्रह कराया गया, है ना, जनमत संग्रह कराया गया। ठीक है, और जनमत संग्रह जो होता है, आगे इस पर और भी चर्चा करेंगे हम।
तो जनमत संग्रह होने के बाद, है ना, वो क्षेत्र अलग अलग देशों में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा के लिए दो समितियां बनती हैं। एक पंजाब सीमा निर्धारण समिति और बंगाल सीमा निर्धारण समिति, है ना। तो रेड क्लिफ इसके अध्यक्ष होते हैं। रेड क्लिफ एक कार्टूनिस्ट था जिसको भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारे का दायित्व दिया गया था। अब ये रेड क्लिफ आता है, भारत और पाकिस्तान के दो बंटवारे कर देता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश संसद में, है ना, पास होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 4 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया जाता है। यानी हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां का लोकसभा समझ लो, वहां 4 जुलाई को ये पेश किया जाता है। ठीक है, 4 जुलाई को पेश किया जाता है, 15 जुलाई को पास हो जाता है यह यहाँ, है ना। और नेक्स्ट डे 16 जुलाई को ये रखा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। कहाँ? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, है ना, राज्यसभा समझ लो वहां का, वहां रखा जाता है। और वहां भी इसे 18 जुलाई को पारित कर दिया जाता है। 18 जुलाई को पारित कर दिया जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक को। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को। ठीक है, क्लियर। और इस तरह इसके बाद 14 अगस्त की मध्य रात्रि को हम एक 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था ना, याद रखना। और 14 अगस्त की मध्य रात्रि यानी 12 बजे को भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता है, नेहरू जी का स्पीच होता है ना। और यानी ये समझ लो कि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, क्या? 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना जिस ख्वाब को लेकर जा रहते हैं, है ना, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेके जा रहते हैं, वो अधूरा ही रहता है और उनको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल, है ना। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। और प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली, वही लियाकत अली जो भारत में वित्त मंत्री थे, है ना। ये क्या बनेंगे? वहां के आपके प्रधानमंत्री। और मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल। ठीक है, समझ में आया? बाद में जिन्ना को अफसोस भी होता है इस बात का कि मैंने भारत का बंटवारा कर दिया। ठीक है, भारत का बंटवारा केवल इसलिए नहीं हुआ था कि हिंदू मुस्लिम, है ना, के लिए अलग अलग देश, बल्कि इसलिए भी हुआ था क्योंकि सत्ता का लोभ, है ना। ठीक है, क्योंकि सत्ता का लोभ था जिन्ना को। ठीक है, ये आप अगर इतिहास जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिन्ना पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, बहुत पोलाइट वकील थे, बहुत अच्छे वकील थे, लेकिन सत्ता के लोभ ने उनको ना मदमस्त हाथी की तरह बना दिया और उसका परिणाम क्या रहा? भारत विभाजन रहा। ठीक है, इस तरह क्या होता है? भारत की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? सर मोहम्मद अली जिन्ना को सचिव बोले ना? नहीं, गवर्नर जनरल, जी। है ना, जी। गवर्नर जनरल है ना, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। ठीक, क्लियर। अब देखो यहां तक चीजें समझ में आई आपको। अब जी सर। नेक्स्ट जो चीज है आपका रीडिंग रहेगा संविधान सभा निर्माण का इतिहास। यानी भारत में जो संविधान सभा बनाने की है, भारत के भारतीयों के अलग संविधान बनाने की मांग है, वो कैसे स्टार्ट होती है इसकी बात इसमें की गई है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है 1895 से, 1895 में।
है ना, ठीक है। स्वराज विधेयक, ठीक है, कौन सा विधेयक? स्वराज विधेयक में आपके बाल गंगाधर तिलक, है ना, इनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहली बार, ये पहली मांग है भारत में ना, ठीक है, संविधान सभा निर्माण की मांग रखते हैं भारतीयों के लिए। क्या चाहते हैं ये? एक अलग संविधान चाहते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा बात? जी सर। तो 1895 में स्वराज विधेयक के, है ना, स्वराज विधेयक से प्रथम मांग रखी गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर इसके बाद महात्मा गांधी जी भी, है ना, 1922 में, है ना, क्या करते हैं? भारतीयों के लिए पृथक संविधान का समर्थन करते हैं और गांधी कहते हैं कि भारतीयों, जो भारत का भारतीय संविधान हो वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो, ये कहते हैं। कौन? महात्मा गांधी। फिर 1924 में, 1924 में, 2 साल बाद, है ना, आपका मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये इन्होंने मांग की भारतीयों के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग की, है ना, अलग संविधान सभा की मांग की, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने। उसके बाद होता है 1936 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। इस लखनऊ अधिवेशन में, है ना, इस मोतीलाल नेहरू के प्रस्ताव को माना गया और संविधान सभा की मांग की गई कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। तो पहला सम्मेलन जहां क्वेश्चन पूछता है, पहली बार कांग्रेस ने, है ना, किस सम्मेलन में, है ना, अलग संविधान सभा की मांग की? तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने पहली बार लखनऊ अधिवेशन 1936 में अलग संविधान सभा की मांग की, ठीक है। अब देखो, इसके बाद 1940, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, हमको पता है क्या? अगस्त प्रस्ताव, है ना। इसमें अंग्रेजों ने जो कांग्रेस की मांग थी संविधान सभा की, उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है, इसमें अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। कौन था वायसराय? लॉर्ड लिलिथगो, है ना। लिलिथगो क्या रखता है? प्रस्ताव रखता है ना। क्यों रखता है? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के लिए, है ना, ठीक है, भारतीय समर्थन के लिए, भारतीय नेताओं का समर्थन के लिए, ठीक है, क्लियर। तो लेकिन ये औपनिवेशिक स्वराज की भी बात यहां पर करते हैं, ठीक है, और इस पर कोई समझौता नहीं हो पाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है इस पर, है ना। अब देखो, ये अगस्त प्रस्ताव ही असफल रहता है ना, 1940 में जो आता है। फिर 1942 में, 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आता है भारत। ये भी उसी बात को दोहराता है कि भारतीयों के लिए हम अलग संविधान देंगे, है ना, ठीक है। यहां पर भी कुछ नहीं होता। फिर ये भी असफल रहता है। फिर 1946 में कौन? कैबिनेट मिशन आता है। कौन आता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में यहाँ आता है, हमने देख ही लिया है ना। और ये जो कैबिनेट मिशन है
ये भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा संविधान की मांग बात करता है और यह सफल रहता है। कुल 389 सदस्य चुन के आएंगे। कितने? 389। ठीक है, कितने? 389 सदस्य, 389 सदस्य, है ना, चुन के यहां पर आएंगे। किसमें? आपके संविधान सभा में। ठीक, और 389 सदस्यों में 292 जो हैं, 292, ये कहाँ थे? ब्रिटिश प्रांतों से। बताया था ना, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, गवर्नर जनरल प्रांत, वहां से 292 प्रतिनिधि। ठीक है, 4 जो है चीफ कमिश्नर एरिया से, चीफ कमिश्नर एरिया, ठीक है, जिसमें दिल्ली होता है ना, ठीक है, दिल्ली शामिल होता है चीफ कमिश्नर एरिया में। ठीक, तो चार जो चीफ कमिश्नर एरिया जो होते हैं वो दिल्ली होते हैं, अजमेर मारवाड़ होते हैं, कुर्ग होता है, ब्रिटिश बलूचिस्तान होता है। ये 4 चीफ कमिश्नर एरिया होते हैं। ठीक है, और बाकी बचा हुआ जो 93 सीटें थी वो थी देसी रियासतों की, देसी रियासतों की। ठीक है, समझ में? संविधान सभा का जब चुनाव होता है तो 389 सदस्य कुल होते हैं, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों, 4 चीफ कमिश्नर एरिया जो मैंने बताया, दिल्ली, है ना, आपका अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो इस तरह ब्रिटिश प्रांतों को कुल 296 सीटें मिल गई, समझ लो, है ना। अब देखो, ये चुनाव होता है 292 और 4, 296 सीटों पर चुनाव होता है। 296 सीटों में से कांग्रेस जो है 210 सीटों पर लड़ती है ना, कितने सीटों पर? 210 स्थानों पर प्रतिनिधि खड़े करती है कांग्रेस। 210 में से इसको मिलते हैं 199 स्थान। कितनी सीटों पर? 199 सीटों पर कांग्रेस जीत के आती है ना, और 9 स्थानों पर इसके समर्थित प्रत्याशी जीतते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आया? इस तरह कुल कितनी सीट हो गई कांग्रेस की? कांग्रेस की कुल सीट कितनी हो गई जी? 208 हो गई। कांग्रेस कितना पर आया? इंडियन नेशनल कांग्रेस कितने पर आया? 208 सीटों पर जीत के आया। ठीक है, समझ में आया? अब 208 ये जीते। ठीक, क्लियर है? कितनी सीटें हैं? 296 सीटें हैं, है ना, 296 सीटें हैं ना। ठीक है, अब इसमें से जो 73 सीटें हैं, 73 सीटें वो मुस्लिम लीग जीत के आती है। कौन जीत के आती है? मुस्लिम लीग समर्थित प्रत्याशी। इसमें दलीय सिस्टम नहीं था, याद रखना, यहाँ समर्थित प्रत्याशी होंगे, प्रतिनिधि खड़े कर रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ पर 73 जो सीटें हैं वो मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है। 15 सीटों पर अन्य उम्मीदवार चुन के आते हैं, जिसमें से 8 तो निर्दलीय थे। 8 क्या थे? निर्दलीय थे, है ना। क्लियर? तो इस तरह से चुनाव संपन्न होता है संविधान सभा के लिए। ठीक है, तो 15 अन्य को मिलता है, 73 मुस्लिम लीग को मिलता है, 208 कांग्रेस 208 सीटों पर कांग्रेस चुन के आती है। अब इसी के बाद जब मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग देखती है कि प्रतिनिधि तो है ही नहीं है, 9 दिसंबर को जो पहली बैठक होती है इसमें शामिल ही नहीं होते हैं लोग। कौन? मुस्लिम लीग। ठीक है, और अलग यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग इन लोग रख देते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई? संविधान सभा के निर्माण से क्वेश्चन यही पूछेगा। पहली मांग, जी सर। स्वराज विधेयक तिलक द्वारा, गांधी जी द्वारा 1922 में, है ना, मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में। कौन सा अधिवेशन में पहला मांग? तो लखनऊ अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के इस बात को स्वीकार किया गया, है ना। ठीक है, स्वराज पार्टी के थे वो, स्वराज पार्टी में थे उस समय, तो स्वराज पार्टी का मोतीलाल नेहरू का जो प्रस्ताव था उसको लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया गया। फिर उसके बाद
अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव में से सामने रखा गया, फिर क्रिप्स मिशन और फाइनली कैबिनेट मिशन में इसको इंडियंस ने एक्सेप्ट किया और 389 सीटों के लिए में ये आपका संविधान सभा के जो सदस्य होने थे 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरियत से, 92 देसी रियासतों से। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहां तक? अब देखो, इस तरह अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो कुल 213 जो हैं, 213 जो सीटें हैं वो किसको मिली? सामान्य वर्ग को। किसको मिली? सामान्य वर्ग को। ठीक है, 213 कितने किसको मिली? सामान्य वर्ग को, है ना। मुस्लिमों को सीटें मिली 73, है ना। मुस्लिमों को कितनी मिली? 73 सीटें। ठीक है, और 4 सिख यहां पर चुन के आए थे। हो गया? है ना, ऐसे चीजें थी। ठीक, अच्छा, महिला सदस्य कितने थे संविधान सभा में? तो 15 महिला सदस्य थे, याद रखना। कितनी थी? 15 महिला सदस्य संविधान सभा में। क्लियर? समझ में आ रहा है बात यहां तक? जी सर, 4 सिख वर्गों को बोले ना सर? हाँ हाँ, वो इतना 73 इंपॉर्टेंट के बाद नहीं है, 4। ये 15 महिला को जी याद रखना और 213 जी सामान्य, ये 2 चीज आपको जी सर। पूछा जा सकता है। ठीक है, जी सर। जी ठीक, चलो यहां तक क्लियर हुआ आपको बात? अब जी देखो, सर। इसके बाद कल हम जब आगे देखेंगे, है ना, तो कल हम लोग देखेंगे संविधान की समितियां कैसे बैठ के कितने चरणों में हुई, है ना। पूछा भी जाता है कि संविधान जो सभा की बैठक हुई कितने वाचन में पूरी हुई, तो कितना वाचन पूछता है, कितना अधिवेशन हुआ, तो 11+1 अधिवेशन हुए, 3 वाचन में जो संविधान है सभा की बैठक है वो होती है। इसके अलावा एक चीज और बताऊंगा कि मुस्लिम लीग जब यहाँ पर 73 सीटें छोड़ रही है, मुस्लिम लीग यहाँ से द्विराष्ट्र सिद्धांत जब होता है तो कितने सदस्य बचते हैं, यहाँ पर भी हम ये चीज देखेंगे, पूरा डेप्थ से चलेंगे, है ना। कितनी सीटें जो है वो छूट जाती हैं, उसका कितनी सीटें बचती हैं, उसमें से जो संविधान का जो उद्देश्य संविधान जो सभा की पहली बैठक होती है उसमें कितने लोग सिग्नेचर करते हैं, कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है, उसके बाद, है ना, जो संविधान सभा जो संविधान बन जाता है उसकी प्रस्तावना उद्देशिका में कितने लोग हस्ताक्षर करते हैं, इस तरह की जो चीजें क्वेश्चन कई कई पूछता है उस पर भी कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 45 मिनट लगभग की क्लास है, इसमें इतनी चीजें हैं, कल हम इसी के आगे पढ़ेंगे और मैंने जो मुख्य चीजें बताई हैं उसको अच्छे से याद रखिएगा, इन चीजों को मैं कल पूछूंगा। और ये जो हमने आपका जो लाइनअप तैयार किया है, डेट लाइन तैयार की है ना, टाइम लाइन जो तैयार की है उसको अच्छे से याद रखिएगा, है ना। ठीक है।